Hey everybody, Varun here from Language Academy, guys. Welcome back to another video. This video we are going to look at reading blanks, reading and writing blanks. This video is going to be in Hindi, and English version of this video will be out soon, so you can subscribe the channel if you wish to watch that video in the future. ये वीडियो भाई होगा हिंदी में। अब सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर स्पीकिंग भी आ गई, लिसनिंग भी आ रही, रीडिंग में नहीं नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ना। देखो, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, दोबारा बताऊंगा कि रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको कोई सीधा सीधा शॉर्टकट या ट्रिक नहीं दे सकता कि भाई ये कर दे, हर एक ब्लैंक में जाके आपके नंबर आ जाएंगे, नहीं। क्योंकि हर एक ब्लैंक डिफरेंट है, हर एक कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, हर एक लॉजिक डिफरेंट है, तो कॉन्टेक्चुअल बेस्ड है। हो सकता है कि एक ब्लैंक में एक रूल एप्लीकेबल हो और दूसरे में ना हो। तो रीडिंग आपकी इंप्रूव कैसे होगी? रीडिंग इंप्रूव होगी जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना समझ समझ के प्रैक्टिस करोगे। आपने इस चीज पे फोकस नहीं करना कि भाई मैं आज 40 ब्लैंक्स कर दूं, मैं आज 50 ब्लैंक्स कर दूं। आप 15 ब्लैंक्स करो, 20 ब्लैंक्स करो, बट जो भी करो समझ समझ के करो। ठीक है, आज मैं क्या करूंगा, 5-6 रीडिंग के ब्लैंक्स करूंगा, 5-6 रीडिंग राइटिंग के ब्लैंक्स करूंगा। आपको ये समझाऊंगा कि करने कैसे हैं, मैं कैसे करता हूँ रीडिंग के ब्लैंक्स, सो दैट आपको भी समझ आए और आपको ये पता लगे कि लॉजिक कैसे लगाना है, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करने हैं, किस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है और कॉन्टेक्स्ट कैसे समझना है। शुरू करते हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिसके में 1 सेकेंड। पहला ब्लैंक है अपना। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे ही पैसेज मेरे सामने आता है, मैं पैसेज का मीनिंग समझता हूँ। जब तक मीनिंग नहीं समझ आएगा ना, कुछ सॉल्व नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी कर लेना। आप सीधा हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाने ना लग जाना। एक बारी मतलब समझ लेना क्या है। फॉर द फर्स्ट टाइम जापानीज रिसर्चर्स हैव डैश अ रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट दैट शोज, कि पहली बार जापानीज रिसर्चर ने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जो कि शो करता है कैसे ट्रैफिक जैम अपीयर होता है, ट्रैफिक जैम कैसे लग जाता है विदाउट किसी रीजन के। उन्होंने क्या किया, दे प्लेस 22 व्हीकल्स ऑन अ सिंगल ट्रैक एंड आस्क्ड ड्राइवर्स टू डैश अराउंड अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। तो पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, आपको दो सेंटेंसेस पढ़ के पता लग जाएगा। बहुत जरूरी है, पैसेज का मतलब समझो। हिंदी, पंजाबी, गुजराती, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें समझा करो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जापानीज रिसर्चर है, वो कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम लग कैसे जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले हमने जब सॉल्व करना है, जब सबसे पहले हमने सॉल्व करना है, हमारे पास है फॉर द फर्स्ट टाइम जापानीज रिसर्चर्स हैव। अब हमें पता है हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। अब लेट्स से कि आपको ना एग्जाम में डाउट हो जाता है कि भाई थर्ड फॉर्म क्या है, फोर्थ फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है। मुझे भी कई बार डाउट हो जाता है कि यार ये फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने दिमाग में एक सिमिलर सेंटेंस बनाता हूँ हैव के साथ। अभी जैसे यहाँ पे हैव है, तो मैं भी हैव के साथ एक सेंटेंस बनाऊंगा। जैसे बॉयज हैव डैश द गेम, बॉयज हैव प्लेड द गेम आता है, ईडी वाला वर्ड आएगा यहाँ पे। 99% चांसेस है यहाँ पे ईडी वाला वर्ड आएगा। अब आपको पता लग गया कि यहाँ पे आपको ईडी वाला वर्ड ढूंढना है, ठीक है। अब आप ऑप्शंस में जाओगे, ईडी वाले वर्ड्स पहले एलिमिनेट करोगे। कितने वर्ड है, कंडक्टेड है और सस्टेन्ड है। अब दो वर्ड आपको पता लग गया, बाकी ऑप्शंस यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि वो ईडी से एंड नहीं कर रही है। अब यहाँ तो कंडक्टेड होगा या सस्टेन्ड। अब आपने देखना कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट सस्टेन नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ही होगा। सस्टेन होता है बचा के रखना। ठीक है, कंडक्टेड हमने यहाँ पे लगा देना है एंड वी मूव ऑन। अब हमें पैसेज का मतलब थोड़ा समझ लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आ गया। अब क्या, फॉर द फर्स्ट टाइम जापानीज रिसर्चर ने कंडक्ट किया एक एक्सपेरिमेंट जो कि शो करता है हाउ सम ट्रैफिक जैम अपीयर्स फॉर नो रीजन। दे प्लेस्ड 22 व्हीकल्स ऑन अ सिंगल ट्रैक एंड आस्क्ड द ड्राइवर्स टू डैश अराउंड अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा होगा, आप मतलब समझे। उसने क्या किया, ट्रैफिक जैम जानने का कारण ढूंढना था। उन्होंने 22 गाड़ियां लगा दी एक ट्रैक पे और ड्राइवर को क्या बोला होगा, डैश 30 की स्पीड पे गाड़ी चलाने के लिए बोला होगा ना, और कुछ तो नहीं बोला होगा। और यहाँ पे है टू, टू के बाद आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म कितनी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एल वाई से एंड हो रही है, ये भी नहीं है। आम, इन इन सब में से हम सोच सकते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे गाड़ी चलाना है, तो गाड़ी 30 किलोमीटर की स्पीड पे क्या करेंगे, दे विल ड्राइव इट। ड्राइव से संबंधित या ड्राइव से रिलेटेड कोई वर्ड ढूंढना है। स्प्रेड तो नहीं करेंगे ना व्हीकल्स को, ट्रैम्प भी नहीं करेंगे। डेंगल क्या होता है, डेंगल होता है लटकना, ये लूज लूज तरीके से लटकना। द फ्रूट वॉज डैंगलिंग ऑन द ब्रांच। ठीक है, अब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्रूज का क्या मतलब होता है, क्रूजिंग, आई एम क्रूजिंग अलोंग द रोड, मतलब मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ एट सम स्पीड। आप कहते हो गाड़ी में क्रूज लगा दो, मतलब कि स्पीड फिक्स कर दो। सो
क्रूज इज काइंड ऑफ अ वर्ड विच कैन बी यूज फॉर स्पीड, कि इतनी स्पीड पे आपने गाड़ी चलानी है, तो क्रूज वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब आप कहोगे यार हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में, मेरे को तो ट्रैम्प का मतलब ही नहीं पता लग रहा। अब ट्रैम्प, टू ट्रैम्प अराउंड एट अ स्पीड, ज्यादा आपको साउंड सही कर रहा है या क्रूज? क्रूज वर्ड आपने गाड़ी में बैठ के सुना होगा, बट ट्रैम्प कहीं नहीं सुना होगा। अगर आप ट्रैम्प और क्रूज में दोनों में डाउटफुल हो, तो आपको वो ऑप्शन या वो वर्ड लगाना है जो पैसे से ज्यादा रिलेट कर रहा है। मेरे लिए क्रूज ज्यादा रिलेट कर रहा है, इसलिए मैं क्रूज लगाऊंगा। ठीक है, तो अब क्रूज को आपने उठा के यहाँ पे लगा देना है, नहीं तो आप बार बार इस ऑप्शन को देखते रहोगे। उन्होंने 22 व्हीकल सिंगल ट्रैक पे लगाई और ड्राइवर्स को कहा कि आप 30 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चलाएं। सबसे पहले एट फर्स्ट ट्रैफिक मूव्स डैश, सबसे पहले ट्रैफिक जो चला, किसी किसी तरीके से चला, हमें पता नहीं डैश, बट सून द डिस्टेंस बिटवीन कार स्टार्टेड टू वेरी एंड व्हीकल्स क्लम्प टुगेदर एट वन पॉइंट ऑन द ट्रैक। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, समझने की जरूरत है, जल्दी समझना है आपने। सबसे पहले क्या हुआ, ट्रैफिक किसी तरीके से चलने लगा, बट सून, बट यहाँ पे अब कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। सून जो डिस्टेंस था गाड़ियों के बीच में वो अलग अलग होने लग गया, और गाड़ियां एक पॉइंट पे आके रुक गई। अब यहाँ पे नेगेटिव चीज हो गई है। नेगेटिव चीज क्या हो गई, गाड़ियां फंस गई हैं, लेकिन शुरू में उससे ऑपोजिट चीज होगी, क्योंकि यहाँ पे बट वर्ड आ रहा है। आई वॉज हैप्पी बट यू मेड मी सैड, तो यहाँ पे आएगा कि गाड़ियां स्मूथली चल रही थी बट लेकिन वो बाद में फंस गई। अब यहाँ पे वर्ड ढूंढना है जो स्मूथली से रिलेटेड, स्मूथली ही वर्ड है हमारे पास, और कोई वर्ड है? सस्टेन्ड भी नहीं होगा, स्प्रेड भी नहीं होगा। आप कहोगे अब्रप्टली का मतलब नहीं पता। अब्रप्टली का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अब्रप्टली का मतलब है एकदम से रुक जाना, बट गाड़ियां तो बाद में रुकी है ना, पहले तो वो सही तरीके से चल रही थी, तो स्मूथली वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। आपको स्मूथली डाल देना है इस तरीके से, स्मूथली को हम ले जाएंगे यहाँ पे। पहले गाड़ियां स्मूथली चल रही थी लेकिन एकदम से गाड़ियां रुक गई, बट द जैम्स डैश बैकवर्ड्स अराउंड द ट्रैक लाइक अ शॉक वेव एट अ रेट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर एन आवर। रियल लाइफ जैम्स मूव बैकवर्ड्स एट अबाउट द सेम पेस। अब क्या हुआ, पहले गाड़ियां चल रही थी और फिर एकदम से रुक गई, उसके कारण क्या हो गया, जो जैम था वो पीछे भी फैलने लग गया। फैलने का क्या मतलब होगा देखो, फैलने का क्या मतलब है? पीछे आप पहले आगे गाड़ियां रुकी फिर पीछे भी गाड़ियां रुकने लग गई। सस्टेन्ड तो नहीं होगा, सस्टेन्ड हो गया बचा के रखना इज अ पॉजिटिव वर्ड। स्प्रेड हो सकता है, एब्रप्टली तो नहीं होगा, एब्रप्टली होता है कि एकदम से। अब इसका मतलब एब्रप्टली यहाँ डालोगे तो मतलब ही नहीं बनेगा इसका। द जैम्स अब्रप्टली बैकवर्ड्स तो नहीं होगा। ट्रैम्प और डैंगल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, तो स्प्रेड वर्ड आएगा। अब अगर आपको कई वर्ड्स के मीनिंग भी नहीं पता, बट अगर आपको पैसेज का मीनिंग समझ आ रहा है, तो आप मीनिंग के बेस पे, मीनिंग के आधार पे ही सही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्प्रेड लगा के एक बारी सबमिट करता हूँ, देखता हूँ भाई मेरे भी ठीक है या नहीं ठीक। एक बारी जल्दी से पैसेज का मतलब समझ लो। रिसर्च कंडक्ट की, ड्राइवर्स को कहा 30 की स्पीड पे चलाओ। पहले ट्रैफिक सही तरीके से चल रहा था लेकिन फिर जाम लग गया और जाम पीछे फैल गया। चारों सही है, ठीक है। हाँ, मैंने आपको समझाने में थोड़ा टाइम ऑब्वियसली लगा दिया, बट आपको ये 2-2.5 मिनट में फिनिश करना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। ओके, नेक्स्ट ब्लैंक पे आ जाते हैं। पहले ब्लैंक का मतलब समझना, ध्यान रखना। डिसाइडिंग टू गो टू बिजनेस स्कूल इज परहैप्स द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट कैन बी अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। क्या कह रहा है वो, कि बिजनेस स्कूल चूज करना या बिजनेस स्कूल जाना एक सिंपल पार्ट है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। विद नियरली 600 accredited MBA programs ऑन अराउंड द वर्ल्ड, 600 से ज्यादा एमबीए प्रोग्राम्स पूरी दुनिया में क्या है? अगर मैं कहूँ कि 600 से ज्यादा पीटी के कोर्सेज वेबसाइट पे क्या है, वो अवेलेबल है। अब मुझे नहीं पता कि ऑन के साथ क्या वर्ड आएगा, तो मैं एक सिमिलर सेंटेंस अपने दिमाग में बना लूंगा। दिस इज ऑन द टेबल, बट यहाँ पे द वर्ड नहीं है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आएगा। दिस इज ऑन द वेबसाइट, द नहीं है हमारे पास। दिस इज ऑन स्पेशल, दिस इज ऑन दिस इज ऑन डिस्काउंट, इस तरीके से कुछ बोल सकते हैं, राइट? तो आईएनजी वाला वर्ड, एल वाई वाला वर्ड ज्यादा चांसेस है कि नहीं आएगा। द चॉइस ऑफ वेयर टू स्टडी कैन बी ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे मतलब है कंफ्यूजिंग, वैसे ओवरवेलमिंग का मतलब है जब बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं। हेयर वी एक्सप्लेन हाउ टू डैश द राइट स्कूल। यहाँ पे इस पैसेज में ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि राइट स्कूल को क्या करना है। हाउ टू राइट स्कूल, 600 प्रोग्राम, 600 स्कूल हैं आपके पास, तो हम क्या समझाएंगे कि आपने राइट स्कूल कैसे चुनना है। तो हमें पैसेज का थोड़ा मतलब पता लग गया है। पैसेज का क्या मतलब पता लगा है हमें? पैसेज का ये मतलब पता लगा है
कि पैसेज समझा रहा है कि आपने एमबीए प्रोग्राम या कौन से स्कूल में एमबीए प्रोग्राम करना है, वो कैसे चूज करना है। अब सॉल्व करते हैं। विद नियरली 600 accredited एमबीए प्रोग्राम्स ऑन क्या होगा, ऑन स्टैंडर्ड्स, ऑन एक्सेप्ट, ऑन होल्ड। होल्ड तो नहीं होंगे ना, बाजार में तो मैं कहूँ 600 तरह के कोर्स अवेलेबल हैं, तो ऑफर हो सकता है, लेकिन आपने सारे ऑप्शंस क्विकली देखने हैं। ऑन चूज नहीं होगा, फॉर चूजिंग होता है या टू चूज होगा, ठीक है। deprive minority want majority criteria, offer will be the right answer। 600 programs on offer मतलब कि 600 प्रोग्राम अवेलेबल हैं। around the world with choice of where to study can be overwhelming, here we explain how to के बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे हमने देखना है, यहाँ पे वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आपको फर्स्ट फॉर्म, सारी फर्स्ट फॉर्म नहीं कंसीडर करनी, फर्स्ट फॉर्म भी पता है आपको और पैसेज का मीनिंग भी पता होना चाहिए। दोनों के बेस पे ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगी। एक तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, दूसरा कैसा वर्ड आएगा। यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपने सही स्कूल कैसे चुनना है। तो हाउ टू चूज आ सकता है, चूज ऑप्शन है, सीधा यहाँ पे डालो और कुछ करने की आपको जरूरत भी नहीं है। हाउ टू चूज द राइट स्कूल एंड अनरेवल द एप्लीकेशन एंड फंडिंग प्रोसेस। अब लेट्स से कि आपको अनरेवल का मतलब नहीं पता, इसको इग्नोर करो, यहाँ पे मतलब समझने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक चीज बैठ के समझने लग जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि आपको हिंदी पंजाबी गुजराती में अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ जिसमें से आपको एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप वो सेंटेंस ही नहीं समझ लगेगा। तो आपको सेंटेंस का मतलब समझना है, हर एक वर्ड का मतलब नहीं समझना। प्रोबेबली द डैश ऑफ पीपल applying to business school are at a point in careers where they know they dash to shake things up, but they don't know exactly what they want to do with their professional life। अब यहाँ पे क्या ऐसा लगता है कि जो भी लोग जो भी लोग उनमें से बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। दे डैश टू शेक थिंग्स अप मींस दे वांट टू डू समथिंग, बट दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू डू, ठीक है। तो ज्यादातर लोग होंगे या कम लोग होंगे, ज्यादातर लोग जो बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, या कम लोग करना चाहते हैं। अगर मैं बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहा हूँ तो मतलब मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ माइनॉरिटी आ सकता है या मेजोरिटी। माइनॉरिटी का मतलब है कम, मेजोरिटी का मतलब है ज्यादातर या बहुमत, ठीक है। तो मेजोरिटी वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, मेजोरिटी ऑफ पीपल। ज्यादातर लोग जो बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपने करियर में इस जगह पे हैं वेयर दे नो, जहाँ पे उनको पता है कि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के साथ। सो दे स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट होल्ड, आप कुछ करना चाहते हो, यू वांट टू डू समथिंग, वांट वर्ड आ जाएगा। अगर आप देखो नेक्स्ट में भी लिखा हुआ है दे वांट, सीधा सीधा आपको आंसर आ गया। Say Stacy Blackman, an MBA admissions consultant based in Los Angeles. If that's the case with you, look at other। अगर आपको भी पता है कि आपने क्या, आप चाहते हो कुछ करना लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा और आपने बिजनेस स्कूल चुनना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको दूसरी चीजों पे देखना चाहिए कि स्कूल का कल्चर कैसा है, स्कूल का टीचिंग मेथड कैसा है, स्कूल की लोकेशन कैसी है। फिर आपको जगह चुननी चाहिए जो आपके जर्नल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए सही हो। तो ये सारी चीजें क्या है, स्कूल का क्या है, ये स्कूल के स्टैंडर्ड्स हैं, स्कूल की लोकेशन। अब मान लो एक स्कूल ऑस्ट्रेलिया में है और एक स्कूल मेलबर्न में है, तो ये उनका स्टैंडर्ड नहीं है। दिस इज द क्राइटेरिया ऑन विच, क्राइटेरिया क्या होता है, एक पैरामीटर जिसके आधार पे आप सिलेक्ट करते हो। लेट्स से आप अमृतसर में रहते हो, आपने पीटी क्लासेस लगानी है। अब आप चुनोगे कि जो आपके घर के पास है, एक आपके घर के पास है, एक आपके घर के दूर है। तो जो लोकेशन है वो एक क्राइटेरिया है, ठीक है, एक फैक्टर है जिसके बेस पे या जिसके आधार पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे कि आपने कहाँ जाना है। सो लुक एट अदर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया विच आर कल्चर, टीचिंग मेथड, लोकेशन, एंड देन यू कैन पिक अप प्लेस। सबमिट करके देखते हैं सही है कि नहीं। सही है सारे का सारा। अब करा कैसे है मैंने, आप दोबारा समझा रहा हूँ। पैसेज का मतलब समझा कि बिजनेस स्कूल कैसे चूज करना है। 600 से ज्यादा प्रोग्राम ऑफर पे हैं, पर चूज करना राइट स्कूल मुश्किल है। ज्यादातर लोग अपने बिजनेस स्कूल में जाके कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कैसा करना चाहते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो आप दूसरे पैरामीटर्स या क्राइटेरिया जो कि कल्चर, टीचिंग मेथड और लोकेशन है, इस बेस पे अपना स्कूल सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज वन, लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। एक और करके देखते हैं, विल सी हाउ वी गो। Performance appraisals have traditionally been considered the best way। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, परफॉर्मेंस के बेस पे जो आपको प्रमोशन मिलती है या आपकी पे इंक्रीज होती है,
वो काफी समय से, ट्रेडिशनली मीन्स काफी समय से, पुराने समय से बोल सकते हो। बीन कंसीडर्ड द बेस्ट वे टू डैश एन एम्प्लॉय, टू के बाद ज्यादातर फर्स्ट फॉर्म आएगी, and employees performance, but increasingly organizations are finding them of little dash, employees find them stressful and unhelpful। मतलब क्या पैसेज किस बारे में बात कर रहा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कैसे देनी चाहिए, वो काफी समय से इस तरीके से दी जाती है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, या इस परफॉर्मेंस अप्रेजल इस तरीके से भी देखा जाता है कि एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आजकल ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन उनको, बट है ना, तो पहले तो ऐसे होता था, लेकिन बट आ गया यहाँ पे, मीन्स कि आजकल लोगों को उसका फायदा नहीं लग रहा है, तभी यहाँ पे बट आया है, और पिछले वाला क्लॉज और अगले वाला क्लॉज कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। एम्प्लॉयज को स्ट्रेसफुल लगता है और अनहेल्पफुल लगता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। Performance appraisals have traditionally been considered the best way to dash, to process, to abolish, to evaluate. Evaluate means judge करना. To presence, to value an employee's performance. Value तो किसी को कीमत देनी होती है, लेकिन अगर मान लो मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, तो आप मेरे को वैल्यू नहीं दे रहे, आप चेक कर रहे हो, आप इवेल्युएट कर रहे हो कि मैं सही तरीके से काम कर भी रहा हूँ या नहीं। तो performance appraisals have traditionally been considered the best way to evaluate an employee's performance, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन को, but increasingly organizations are finding them of little what, of little process, abolish, presence, value can be the right answer। वैल्यू कैसे आएगा राइट आंसर, ध्यान देना इसमें। पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल बेस्ट वे था, लेकिन आजकल उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं लग रही है, बट हो गया है, मतलब उसका फायदा नहीं है कोई भी। जैसे मैं आपको बोलूं, ऐसे टेम्पलेट version 1 was considered the best way to write an essay, but increasingly students are finding it of नो यूज या नो वैल्यू, कि आजकल लोगों को वर्जन 1 नहीं सही लग रहा है, वर्जन 2 यूज करना चाहते हैं वो। इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइजेशन आर फाइंडिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल्स ऑफ लिटिल वैल्यू। क्यों? एम्प्लॉयज फाइंड देम स्ट्रेसफुल एंड अनहेल्पफुल। इंपॉर्टेंटली दे ऑल्सो टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगता है, एम्प्लॉयज को स्ट्रेस महसूस होता है। व्हेन डिलॉयट एनालाइज देयर ओन डैश, सीधा यहाँ पे ऑप्शन ना ढूंढने लग जाया करो, एक सेंटेंस बाद में भी पढ़ा करो, तभी आपको पता लगेगा। जब डिलॉयट एक कंपनी है, उसने एनालाइज किया अपना डैश, अपना कुछ एनालाइज किया होगा, दे फाउंड मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज स्पेंट अराउंड 2 मिलियन आवर्स फॉर परफॉर्मेंस रिव्यू। जब उन्होंने अपना कुछ एनालाइज किया तो पता लगा कि एम्प्लॉय 2 मिलियन, टोटल एम्प्लॉयज 2 मिलियन घंटे पर ईयर परफॉर्मेंस रिव्यू पे लगा रहे हैं। तो क्या एनालाइज करेंगे वो? अपना प्रोसेस एनालाइज कर सकते हो। मान लो आप किसी तरीके से काम कर रहे हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हो, एक प्रोसेस है, तो आप एनालाइज कर सकते हो। अबॉलिश तो होता है बंद करना। ओन प्रेजेंस, प्रेजेंस को तो एनालाइज नहीं करोगे, देयर ओन रेटिंग भी नहीं होगा। मोनोप्लाइज होता है किसी चीज पे अकेले कब्जा कर लेना। सो प्रोसेस विल बी द राइट आंसर हियर। जब उन्होंने अपना प्रोसेस देखा डिलॉयट ने, तो उनको ये पता लगा कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है हर साल। अ ग्रोइंग नंबर ऑफ कंपनीज हैव डिसाइडेड टू, टू के बाद आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, टू डैश परफॉर्मेंस रिव्यू इंस्टेड इंट्रोड्यूसिंग मोर रेगुलर कैचअप। अब ज्यादातर कंपनियों ने क्या कर दिया है कि इस प्रोसेस को खत्म कर देंगे, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, ज्यादा कैचअप आ जाएंगे, जहाँ पे टीम मीटिंग्स होंगी। तो खत्म करने को क्या बोलेंगे? अबॉलिश बोलेंगे। अबॉलिश आएगा यहाँ पे, लगा के देखते हैं। प्रेजेंस तो नहीं आएगा, रेटिंग भी नहीं आएगा, मोनोप्लाइज भी नहीं आएगा। मोनोप्लाइज होता है अगर मेरे पास पीटी, मैं पीटी पढ़ाता हूँ और मैं अकेला ही पढ़ा सकता हूँ, तो मेरे पास मोनोपोली होगी उसकी। सबमिट करके देख लेते हैं सही है कि नहीं। सही है। इस तरीके से आपने भी करना है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट ब्लैंक पे चले जाते हैं। और नेक्स्ट ब्लैंक पे आ जाते हैं हम। द कोलोराडो रिवर इज द लाइफ ब्लड ऑफ द यूएस साउथ वेस्ट, but today it is drastically dashed due to overuse, mega drought, and climate change. That is partly down to the dash that people are taking too much water out of the river basin। तो किस बारे में पैसेज बात कर रहा है? कोलोराडो रिवर के बारे में बात कर रहा है कि वो यूएस साउथ वेस्ट का लाइफ ब्लड, मीन्स की मेन नदी थी, लेकिन आज उसकी ज्यादा यूज के कारण, हम सूखा पड़ने के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण चीजें खराब हो रही हैं। तो एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट वाला पैसेज है, ठीक है। The Colorado River is the lifeblood of the US Southwest, but today it is drastically dashed due to overuse, conducted, exacerbated, fact, diluted, idea या depleted।
आइडिया हो गया विचार, डिल्यूटेड मीन्स पतला हो जाना, एग्जैजरेटेड एग्जैजरेट नहीं होगा, एग्जैजरेटेड मीन्स टू मेक इट वर्स बोल सकते हो आप, ठीक है। कंडक्टेड का मतलब कुछ करना, और डिप्लीटेड का मतलब है कि रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं। रिसोर्सेज डिप्लीट होना मीन्स खत्म हो जाना। यहाँ तो एग्जैजरेटेड आ सकता है या डिप्लीटेड आ सकता है। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ते हैं, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दैट इज पार्टली डाउन टू द डैश दैट पीपल आर टेकिंग टू मच वाटर आउट ऑफ द रिवर बेसिन एंड पार्टली डाउन टू मेगाट्रॉन। कि ये जो काम खराब हो रहा है, जो रिवर का काम खराब हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टली डाउन मीन्स कुछ हद तक इसका कारण है। दिस इज पार्टली डाउन टू द फैक्ट दैट पीपल आर टेकिंग, एक फैक्ट तो ये है कि लोग बहुत सारा पानी निकाल रहे हैं रिवर बेसिन से, एंड पार्टली डाउन टू मेगा ड्रॉट डैश बाय क्लाइमेट चेंज। क्या आंसर होगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट कि इस कारण हो रहा है कि लोग ज्यादा पानी निकाल रहे हैं, एंड पार्टली डाउन टू मेगा ड्रॉट। मेगा ड्रॉट किसके कारण हुआ है? डैश बाय क्लाइमेट चेंज। कंडक्टेड, एग्जैजरबेटेड, डाइल्यूटेड, डिप्लीटेड। मेगा ड्रॉट क्या होगा? एग्जैजरबेटेड बाय क्लाइमेट चेंज। अब हमें यहाँ पे किस चीज में डाउट था? हमें डाउट था डिप्लीटेड में या फिर एग्जैजरबेटेड में। डिप्लीटेड यहाँ पे रह गया, एग्जैजरबेटेड वहां चले गया, एंड दैट्स इट। इस तरीके से आपको करना है। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे आपको वर्ड्स श्योर नहीं थे, फिर भी आपने कैसे सॉल्व किया, ध्यान देना, इस चीज को ध्यान देना एक बार। मुश्किल है ये पैसेज, आप होते तो आपने फर्स्ट गलत कर देना था। मेरे को भी फर्स्ट श्योर नहीं था, मैंने लेकिन उसको फिल नहीं किया। मैंने करा क्या, मतलब समझा कि कोलोराडो रिवर है ना, जो खराब हो रहा है वो, क्योंकि लोग बहुत सारा पानी निकाल रहे हैं, वहां पे सूखा भी पड़ गया, क्लाइमेट चेंज भी हो गया, ठीक है। क्यों हो रहा है? पार्टली मीन्स कुछ हद तक इस फैक्ट या इस रीजन के कारण हो रहा है कि लोग बहुत सारा पानी निकाल रहे हैं, और कुछ इस हद तक हो रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था। क्यों पड़ गया था? जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था। एग्जैजरबेटेड बाय क्लाइमेट चेंज मींस क्लाइमेट चेंज ने उसको और भी बुरा कर दिया था, विच मींस द रीजन द कोलोराडो रिवर फ्लोज थ्रू इज द ड्राइएस्ट इन 1200 ईयर्स। क्लाइमेट चेंज के कारण और भी बुरे हालात हो गए थे जब वहां पे सूखा पड़ा और पानी बिल्कुल ही खत्म हो गया था। इतना कम 1200 सालों में नहीं हुआ। अब यहाँ पे डिप्लीटेड क्यों आ गया? अब जो पानी है या रिवर है, वो पतला तो नहीं हो जाएगा ना। यहाँ पे नेगेटिव वर्ड तो आएगा ही। दो वर्ड, तीन वर्ड रह गए थे हमारे पास, डाइल्यूटेड, डिप्लीटेड, कंडक्टेड। आइडिया तो नहीं आएगा। कंडक्टेड, रिवर कंडक्ट नहीं हो सकता। अब रिवर खराब हो रहा है, खराब का मीन्स पानी पतला तो नहीं होगा, तो वहां पे चीजें की क्वालिटी या डिप्लीट होना मतलब खत्म हो जाना। वहां पे पानी खत्म होगा लेकिन पतला नहीं होगा, ड्राई हो गया चीजें। अगर चीजें ड्राई हो गई हैं तो पानी खत्म हुआ है, पतला नहीं हुआ, एंड दैट इज हाउ यू सॉल्व इट। आपको ये मुश्किल था बट मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट ब्लैंक श्योर नहीं, छोड़ो। सेकंड फिल करो, थर्ड फिल करो। जो उससे क्या होगा, अगर फर्स्ट आपने फिल कर दिया, लेट्स से यहाँ पे मैं एग्जैजरबेटेड फिल कर देता, तो ये तो पक्का गलत होता ही होता, ये भी गलत हो जाता। तो जो श्योर है वो पहले भरो, एंड देन ऑप्शंस कम हो जाएंगे, जो आपको नहीं भी श्योर उनके भी सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ओके, लास्ट ब्लैंक सॉल्व कर रहे हैं हम, जल्दी करेंगे, ऐसा पैसेज आ गया 1 मिनट में सॉल्व करना है। द ग्लोबल इकोनॉमी इज डैश टू श्रिंक बाय ऑलमोस्ट 3.2% दिस ईयर अकॉर्डिंग टू IMF। जो विश्वव्यापी, ग्लोबली से विश्वव्यापी जो अर्थव्यवस्था है, मेरी बहुत शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ बट मैं आपको ग्लोबल इकोनॉमी बता देता हूँ क्या मतलब है। कि जो दुनिया की इकोनॉमी है, राइट। इज डैश, इसके बाद क्या आता है? द वर्ल्ड इज डैश टू फिनिश, इज एस्टिमेटेड, इज एक्सपेक्टेड, ईडी वाला वर्ड आएगा, ठीक है। बाय ऑलमोस्ट दिस ईयर मतलब कि कम हो जाएगी। लेट्स से कि पहले 1000 बिलियन डॉलर्स की इकॉनमी थी, अब 3.2% से कम हो जाएगी, श्रिंक हो रही है, यहाँ पे चीजें कम हो रही हैं। बाय ऑलमोस्ट 3.2% दिस ईयर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, विच वुड बी द लार्जेस्ट डैश इन इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंस द ग्रेट डिप्रेशन। जो कि सबसे ज्यादा तादाद या ज्यादा लेवल में ड्रॉप होगा ग्रेट डिप्रेशन से लेके, 2008 से लेके, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड रिसेशन आया था, आई थिंक वही है। इन 2020 अलोन मिलियंस ऑफ पीपल कुड बी ईडी आएगा यहाँ पे, दिस कुड बी कंप्लीटेड। मेरे को नहीं पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, बट ये पता है कुड बी के बाद ईडी आता है।
दिस कुड बी कंप्लीटेड। अब सॉल्व कैसे करना है? ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड, मतलब कि ये माना जा रहा है, इंटीग्रेटेड तो नहीं होगा, एंटर्ड तो नहीं होगा, इज एंटर्ड तो नहीं होगा ना, इज एंटर्ड। अभी इस साल के अंत तक, इस साल तक क्या होगा कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3.2% तक कम हो जाएगी वर्ल्ड इकोनॉमी, विच वुड बी द लार्जेस्ट डैश, लार्जेस्ट क्या होगी ये? कलेक्शन भी नहीं होगी, पुश्ड भी नहीं होगी, इंटीग्रेटेड एंटर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्यों है? जो 3.2% कम होगी, ये सबसे ज्यादा कम हुई है ग्रेट डिप्रेशन से लेके अब तक। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स श्रिंक हो जाना, यहाँ पे आपको वर्ड दिया, सेम ही वर्ड यहाँ पे आ रहा है। इन 2020 अलोन, 2020 में मिलियंस ऑफ पीपल कुड बी, ईडी वाला वर्ड आना, कितने वर्ड है ईडी वाले? 3 वर्ड है भाई, कंफ्यूजिंग हो गया। अब लोग क्या होगा, गरीबी में क्या जाएंगे? कुड बी एंटर्ड, एंटर्ड होता है अपनी मर्जी से, लेकिन अगर हालातों की वजह से आप कहीं पे जा रहे हो तो यू आर बीइंग पुश्ड इनटू समथिंग। इंटीग्रेट का मतलब तो होता है कि दो चीजों को इकट्ठे कर देना। तो पीपल कुड बी पुश्ड, आपको मैंने धक्का दे दिया, आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो आई एम पुशिंग यू, आप अपनी मर्जी से जा रहे हो, यू आर एंटरिंग इट। सबमिट करके देख लो, तीनों सही है। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, पता लगा होगा कि कैसे चीजों को करना है, कैसे चीजों को अवॉइड करना है। रीडिंग ब्लैंक्स मुश्किल नहीं है, पैसेज का मीनिंग समझो, फिर देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा वर्ड आएगा, ऑप्शन से एलिमिनेट करो। अगर आपको कंफ्यूजिंग आ जाता है, जैसे हमें एक आ गया था, फर्स्ट श्योर नहीं है, छोड़ो उसको, सेकंड पे आ जाओ, सेकंड फिल करो, थर्ड फिल करो, एंड देन मूव ऑन ऑन टू द फर्स्ट वन। एलिमिनेट करो, पैसेज का मीनिंग समझो, जो नहीं श्योर वो एंड में फिल करो, एंड यू विल बी 100% फाइन। आपको टाइम भी जरूर मैनेज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स प्रैक्टिस करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपने चीजों को सॉल्व करना है। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आपका डिजायर्ड स्कोर आएगा मेरी वीडियोस देख के तो मुझे जरूर बताना, वो उसी के कारण मैं वीडियोस बनाता हूँ, एंड दैट विल हेल्प मी गोइंग ऑन। अनदर थिंग, हमारी इंडिया में भी ब्रांचेज हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रांचेज हैं, नेपाल में भी ब्रांच खुल गई है, सारी जगह ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट करके कोई भी हेल्प के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। फाइनली अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो ये सारे ब्लैंक्स, आप languageacademy.com.au पे जा सकते हो, या फ्री LAPT एग्जाम प्रैक्टिस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। आई सी यू वेरी सुन, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, अगर और वीडियोस चाहते हो तो बता देना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई सी यू वेरी सुन। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। पीटी इजी है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना, यही रिक्वेस्ट है मेरी।